क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर है दूसरा, राज्य एवं राष्ट्र की आय। तो आइए इसके हम लोग लॉन्ग क्वेश्चंस को हल करते हैं। पहला देखिए, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए। अल्फ्रेड मार्शल, प्रो फिगू तथा प्रो फिशर की राष्ट्रीय आय की परिभाषाओं में क्या अंतर है। तो यहाँ पे हमें राष्ट्रीय आय की परिभाषा देना है, डिफिनेशन देना है। और अर्थशास्त्री हैं कौन से, ये 3 अर्थशास्त्री दिए गए हैं। और इन्होंने जो अर्थशास्त्र की यहाँ पे अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय की परिभाषा दी है, तो तीनों के परिभाषा में क्या अंतर है वो भी हमें बताना है। तो सबसे पहले हम राष्ट्रीय आय की परिभाषा करते हैं। राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। ठीक है, या आप इसे राष्ट्रीय आय की परिभाषा ये भी लिख सकते हैं। ये पहला परिभाषा हो गया और ये दूसरा परिभाषा हो गया। आप चाहे तो जो आसान लगे वो आप आसानी से लिख सकते हैं। राष्ट्रीय आय का अर्थ सामान्य रूप से एक देश में एक वर्ष के भीतर उत्पादित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्यों के योग से लगाया जाता है, वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। यानी देश में जितनी भी उत्पादित वस्तुएं होती हैं, सेवाएं होती हैं, तो कुल मूल्य का योग जो होता है वो कहलाता है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। इसके बाद देखिए, तीनों अर्थशास्त्रियों का जो राष्ट्रीय आय की परिभाषा है उनमें क्या क्या अंतर है, आइए उनको देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार राष्ट्रीय आय एक वर्ष के उत्पादन में अचल पूंजी की घिसावट तथा प्रतिस्थापन व्यय आदि निकालने के बाद जो शेष बचता है वो राष्ट्रीय आय कहलाता है। इन्होंने उत्पादित संपत्ति को ही राष्ट्रीय आय का आधार माना है। यानी इन्होंने उत्पादन के तौर पे जो वस्तु उत्पादन होता है वो राष्ट्रीय आय आधार लेकर राष्ट्रीय आय की परिभाषा की है। कौन? अल्फ्रेड मार्शल ने। इसके बाद देखिए दूसरे अर्थशास्त्री, ठीक है, पिगू की परिभाषा। मार्शल की तरह पिगू ने भी उत्पादित संपत्ति को राष्ट्रीय आय का आधार माना है। इन्होंने भी उत्पादित संपत्ति को ही राष्ट्रीय आय का आधार माना है, लेकिन इन्होंने केवल उन्हीं वस्तुओं या सेवाओं को राष्ट्रीय आय में सम्मिलित किया है जिनका विनिमय, ठीक है, यानी जिनका लेन देन अर्थात जिन्हें मुद्रा द्वारा मापा जा सकता है, वो सारी वस्तुएं। ठीक है, यानी दोनों का राष्ट्रीय आय की परिभाषा बिल्कुल ही सेम है। लेकिन एक जो अर्थशास्त्री हैं प्रो फिशर की परिभाषा इन दोनों के अपोजिट है, उल्टी है। फिशर ने उत्पादन की अपेक्षा उपभोग को राष्ट्रीय आय का आधार माना है, जो मार्शल एवं पिगू से के विपरीत है। और जो मैंने यही परिभाषा भी लिखा है, किसका? इनका, फिशर की परिभाषा यही है। यानी राष्ट्रीय आय की परिभाषा ये पहले वाला, ठीक है, ये परिभाषा फिशर ने ही दिया है। राष्ट्रीय आय वार्षिक शुद्ध उत्पादन का वह भाग है जिसका उस वर्ष में प्रत्यक्ष रूप से उपभोग किया जाता है। यानी ये उपभोग के तौर पे राष्ट्रीय आय की परिभाषा करते हैं वस्तु एवं सेवाओं का। तो ये प्रश्न क्रमांक पहला का आंसर जो है ये समाप्त हो जाता है। तो इसके बाद हमारा लॉन्ग क्वेश्चन, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा के चक्रीय प्रभाव की विवेचना कीजिए। तो यहाँ पे इस प्रश्न में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक मिस्टेक है कि इस प्रश्न में मुद्रा ना होकर यहाँ पे आय होना चाहिए कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव का विवेचना कीजिए। तो ये जो अध्याय है राज्य एवं राष्ट्र की आय, ये आय से संबंधित है, ना कि मुद्रा से। ठीक, और मैं बता दूं कि ये जो तीसरा चैप्टर है ये मुद्रा से संबंधित है, इसका अगला चैप्टर, ना कि दूसरा चैप्टर। तो हमें यहाँ पे मुद्रा के स्थान पे काट के क्या बनाना है, आय लिख देना है। ठीक, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में आय के चक्रीय प्रभाव का वर्णन करना है। मुद्रा का इस अध्याय में कहीं भी चक्रीय प्रभाव का वर्णन नहीं है, बल्कि आय का है। तो हमें इस तरीके से आंसर करना है। उत्पादन प्रक्रिया के द्वारा अर्थव्यवस्था में जहां एक और वस्तुओं और सेवाओं का निरंतर एक प्रवाह जारी रहता है, वहाँ एक दूसरा प्रवाह उत्पादन के साधनों के आय के रूप में होता है। यदि हम किसी देश की अर्थव्यवस्था को उत्पादक उद्योगों एवं उपभोक्ताओं परिवारों को 2 क्षेत्रों में विभक्त कर दें, तो हम देखेंगे कि इनके बीच उत्पादन, आय एवं व्यय निरंतर एक प्रवाह चलता रहता है। तो यही कहलाता है क्या, आय का चक्रीय प्रभाव। यहाँ पे 3 फैक्ट है। पहला है उत्पादन, आय होता है और व्यय होता है। ठीक है, ये चक्र हमेशा चलता रहता है। तो आइए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए,
यहाँ पे ये है आय का चक्रीय प्रभाव। तो किसी भी वस्तु का जो उत्पादन होता है, उत्पादन उद्योग, वो साधन सेवाओं के द्वारा ही संपन्न होता है। तो साधन सेवाएं जो हैं वो उपभोक्ता परिवार इनको क्या करते हैं, कंट्रोल में करते हैं। तो साधन परिवार में क्या शामिल है, भूमि, श्रम, यानी किसी भी प्रोडक्ट का हमें भूमि चाहिए, श्रम चाहिए, पूंजी और उद्यम चाहिए। और इनके बदले में क्या दिया जाता है, तो इनके बदले में जो इनको फल मिलता है, भूमि के बदले लगान मिलता है, यानी इसे साधन भुगतान कहा जाता है, साधन सेवाओं का साधन भुगतान। श्रम यानी मजदूरी यानी वेतन, ठीक है, पूंजी इसका ब्याज, और उद्यम के लिए लाभ प्राप्त होता है, ठीक है। और ये जो है ये किनके द्वारा दिया जाता है, तो ये दिया जाता है ये उद्यम, उत्पाद उद्यम यानी उपभोक्ता परिवार के द्वारा, ठीक है, साधन, और ये साधन भुगतान। इसके बाद देखिए ये सारे आपको लिखना भी है। उपयुक्त वृत्त के ऊपरी भाग में हम देखते हैं, ऊपरी भाग में कि उत्पादन के साधनों का प्रवाह उत्पादन उद्योग में जाता है। इन साधनों का प्रवाह कहाँ जाता है, उत्पादन उद्योग के निर्माण में जाता है, और इनके बदले में इन साधनों को साधन भुगतान के रूप में, आय के रूप में प्राप्त होता है। इनको आय के रूप में ये प्राप्त होता है, ये सेवाएं देते हैं और ये इनको वस्तु चाहिए, ठीक है। ये सारे लेकर सेवा और आय के रूप में ये प्राप्त करते हैं। दूसरी ओर नीचे देखिए, वृत्त के निचले भाग में हम देखते हैं उत्पादक उद्योगों से वस्तुओं और सेवाओं का प्रवाह उपभोक्ता परिवारों में पहुंचता है यहाँ पे, और इन परिवारों की आय पुनः वस्तुओं और सेवाओं में किए गए व्यय के माध्यम से उत्पादक उद्योग में आ जाते हैं, और ये खर्च करके इनका आय जो है इनकम फिर वहीं पे उत्पादक उद्योग में आ जाता है, ठीक है। जैसे उत्पादन हो गया, आय और व्यय, ये चक्र हमेशा चलता रहता है, ठीक है। और इस प्रकार उत्पादन उद्योग के आय का प्रवाह साधनों के भुगतान के रूप में परिवार के पास आ जाता है और फिर परिवारों के उत्पादन उद्योग में चला जाता है। आय का यह प्रवाह निरंतर जारी रहता है, तो इसे आय का चक्रीय प्रभाव कहते हैं। तो इस तरीके से ये दूसरा प्रश्न समाप्त हो जाता है। तो आइए इसके बाद देखते हैं प्रश्न क्रमांक तीसरा। कुल राष्ट्रीय आय की धारणा कुल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा पर आधारित है, व्याख्या कीजिए। तो यहाँ से आपको आंसर करना है कुल राष्ट्रीय आय। कुल राष्ट्रीय आय की धारणा कुल राष्ट्रीय उत्पाद की धारणा पर आधारित है। हम जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में उत्पादन प्रवाह के द्वारा आय के प्रवाह का निर्माण होता है। उत्पादन करेंगे तो आय उससे बनता है। कुल राष्ट्रीय उत्पादन का प्रवाह ही कुल राष्ट्रीय आय का प्रवाह उत्पन्न करता है। इसलिए कुल राष्ट्रीय आय कुल राष्ट्रीय उत्पादन के सृष्टि के साधनों द्वारा अर्जित जो है कुल आय के बराबर होता है। इस प्रकार कुल राष्ट्रीय आय और कुल राष्ट्रीय उत्पादन दोनों समान हैं। वस्तुतः ये दोनों एक ही चित्र के दो पहलू हैं, अतः इनमें कोई मौलिक अंतर नहीं है। तो यही हो जाए, यानी दोनों को समान बताया गया है। कुल राष्ट्रीय आय के लिए क्या होता है, उत्पादन करना पड़ेगा और इससे उतने ही आय का प्रवाह का निर्माण होता है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 4, राष्ट्रीय आय की परिभाषा दीजिए तथा इनके मापने के तरीकों की विवेचना कीजिए। तो हमने राष्ट्रीय आय की परिभाषा यहाँ पे दी है, तो आइए वही परिभाषा फिर से लिखते हैं। तो राष्ट्रीय आय की परिभाषा आप ये लिख लीजिए। राष्ट्रीय आय का अर्थ समान रूप से एक देश में एक वर्ष के भीतर उत्पादित की गई वस्तुओं एवं सेवाओं के कुल मूल्य के योग से लगाया जाता है, जो राष्ट्रीय आय या नेशनल इनकम कहा जाता है। तो इस राष्ट्रीय आय के मापने के तरीके कौन कौन से हैं, उनको भी हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए, राष्ट्रीय आय की मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। पहला है इनकी राष्ट्रीय आय मापने की कितनी विधियाँ हैं, 3 प्रमुख तरीके हैं। पहला है उत्पत्ति गणना विधि, और यहाँ ये तो आपको ये यहाँ तक लिखना है, ठीक है। कुल उत्पादन राष्ट्रीय आय का पता लगाया जाता है, यहाँ तक ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है क्योंकि ये अभी दोनों विधियाँ भी लिखनी है हमें। इसके बाद आय गणना विधि, ये सारे, इसके बाद व्यय गणना विधि, ये सारे, ठीक है। इसके बाद देखिए, किसी देश के आर्थिक विकास में राजकीय, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का क्या योगदान होता है।
तो यहाँ से आपको आंसर करना है, किसी भी देश के आर्थिक विकास में राजकीय, राष्ट्रीय एवं प्रति व्यक्ति आय का महत्वपूर्ण योगदान होता है। ये तीनों ही हमारे आर्थिक जीवन, रहन सहन के स्तर तथा विकास को प्रभावित करते हैं। तो ये लिखते हुए आपको यहाँ से लिखना है, राजकीय आय का अभिप्राय राज्य अथवा सरकार को प्राप्त होने वाली आय से होता है। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ से यहाँ से प्रारंभ करना है। ठीक है, ये लिखने के बाद यहाँ पे देखिए, इसके बाद आपको यहाँ से लिखना है, सरकार का कार्यक्षेत्र बहुत विस्तृत हो गया है, इसके फलस्वरूप, क्योंकि ये ज़्यादा लंबा हो जाएगा। यहाँ से लिखने के बाद फिर यहाँ से स्टार्ट करना है यहाँ तक। तो ये राजकीय आय के बारे में हो गया। अब इसके बाद हमें लिखना है क्या, हमें लिखना है राष्ट्रीय आय के बारे में और प्रति व्यक्ति आय के बारे में लिखना है। तो इसका हम लिखेंगे राष्ट्रीय आय यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, और इसके बाद लास्ट हमें लिखना है प्रति व्यक्ति आय के बारे में यहाँ से लेके यहाँ तक। इस तरीके से ये प्रश्न क्रमांक जो आखिरी है ये समाप्त हो जाता है। धन्यवाद।